Hello and welcome. This is part second of chapter 6 Security in the Contemporary World. इस वीडियो में हम चैप्टर 6 से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप अपना इस चैप्टर से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसे सबमिट करके आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 22, सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू। सुरक्षा किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, खतरों से आज़ादी। ऑप्शन 2 फ्रीडम फ्रॉम इंसर्जेंसी, उग्रवाद से मुक्ति। ऑप्शन 3 फ्रीडम फ्रॉम एपिडेमिक्स, महामारी से मुक्ति। या 4 फ्रीडम फ्रॉम टेररिज्म, आतंकवाद से मुक्ति। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। सिक्योरिटी का कंसर्न किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, खतरों से आज़ादी। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में थ्रेट्स मिलिट्री से है। नॉन ट्रेडिशनल नोशन में सिक्योरिटी में जो है थ्रेट्स टेररिज्म से है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन से है, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ एपिडेमिक्स से है। तो सिक्योरिटी का कंसर्न इन सभी थ्रेट्स से फ्री होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साल्ट टू ट्रीटी वाज साइंड बाय। साल्ट टू संधि पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन 1 गॉर्बेचेव एंड जॉर्ज बुश। ऑप्शन 2 ब्रेजनेव एंड रिचर्ड निक्सन। ऑप्शन 3 ब्रेजनेव एंड जिमी कार्टर। ऑप्शन 4 बोरिस येल्त्सिन एंड जॉर्ज बुश। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किन्होंने सिग्नेचर किए थे साल्ट टू ट्रीटी पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ब्रेजनेव एंड जिमी कार्टर। ब्रेजनेव एंड जिमी कार्टर ने साइन किए थे वियना में 18 जून 1979 को साल्ट टू ट्रीटी पर। साल्ट टू मीन्स स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक टू, लेकिन यूएस की सीनेट ने इसे रेक्टिफाई नहीं किया था अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की वजह से, जिसके कारण ये ट्रीटी लागू नहीं हो सकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन वाज हेल्ड इन। जैविक हथियार सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 1970, ऑप्शन 2 1972, 3 1973 या 4 1974। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 1972। इस कन्वेंशन पर साइन किए गए थे 10 अप्रैल 1972 को और ये लागू हुआ था 26 मार्च 1975 को। इसमें सभी तरह के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोडक्शन पर बैन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड ऑन। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब अपनाया गया था? ऑप्शन 1 5 अप्रैल 1977, ऑप्शन 2 29 जून 1923, ऑप्शन 3 10 दिसंबर 1948 या 4 15 जनवरी 1956। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब अडॉप्ट किया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 10 दिसंबर 1948। इसे अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली महासभा के द्वारा। इसमें ह्यूमन राइट्स रिलेटेड 30 आर्टिकल्स हैं जो कि बेसिक राइट्स हैं और ये राइट्स चाहे वो किसी भी कंट्री का सिटीजन हो, ये सभी को मिलने चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रीटी वाज साइंड इन 1972। वर्ष 1972 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन 1 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ऑप्शन 2 स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ऑप्शन 3 स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सेकेंड, या ऑप्शन 4 द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। 1972 में किस ट्रीटी पर साइन किए गए थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इस ट्रीटी पर अमेरिका के रिचर्ड निक्सन और यूएसएसआर के ब्रेजनेव ने 26 मई 1972 को मॉस्को में साइन किए थे 30 ईयर्स के लिए। मीन्स 2002 तक के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द थ्योरी दैट अर्थ इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर इज टर्म्ड एज। सिद्धांत का नाम है कि पृथ्वी गर्म हो रही है और यहाँ गर्म से तात्पर्य है ऑप्शन 1 ग्लोबल वार्मिंग, 2 हीट वेव्स, 3 ग्लोबल विलेज या 4 थर्मल एक्सपेंशन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क्स फॉर। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्न में से किसके लिए कार्य करता है। ऑप्शन 1 एटम्स फॉर पीस, ऑप्शन 2 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, 3 ग्लोबल ट्रेड या 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस फील्ड में काम करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक एनजीओ है, ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स में रिसर्च के लिए काम करता है और ह्यूमन राइट में कौन सा देश किस पायदान पर है इसकी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोपोनेंट्स ऑफ द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस ऑन वायलेंट थ्रेट्स टू। मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा के प्रस्तावक किसे हिंसक खतरों का केंद्र मानते हैं। ऑप्शन 1 इंडिविजुअल्स, 2 स्टेट्स, 3 गवर्नमेंट्स या 4 सेंट्रल गवर्नमेंट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इंडिविजुअल्स। जबकि ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी में हंगर, डिसीज, नेचुरल डिजास्टर्स इन सभी को शामिल किया जाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को खतरा वॉर, जीनोसाइड से ज़्यादा इन सभी से है। भुखमरी, बीमारी या प्राकृतिक आपदा के कारण सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वाज द की कंट्रीब्यूटर टू द ड्राफ्टिंग ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के प्रारूप में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन 1 हेनरी ट्रूमैन, 2 चार्ल्स डी गाल, 3 विंस्टन चर्चिल या 4 एलेनोर रूजवेल्ट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस व्यक्ति की अहम भूमिका थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का ड्राफ्ट तैयार करने में। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 एलेनोर रूजवेल्ट। फरवरी 1947 में कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई थी, जिसके चेयरमैन थे रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे 1933 से 1945 तक। तो इस तरह रूजवेल्ट की लीडरशिप में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ड्राफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसआर्मामेंट रिक्वायर्स ऑल स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ। निशस्त्रीकरण के लिए सभी राज्यों को किस प्रकार का त्याग करना पड़ता है। ऑप्शन 1 वेपन्स, ऑप्शन 2 आर्म्स कंट्रोल, 3 वायलेंस या 4 इंटरनल वॉर्स। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 वेपन्स। डिसआर्मामेंट सभी तरह के वेपन्स को ख़त्म करने की बात करती है, जबकि आर्म्स कंट्रोल एक निश्चित सीमा तक वेपन्स को प्रतिबंधित करती है या रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABM स्टैंड्स फॉर। ABM का पूरा नाम है ऑप्शन 1 एग्री बिजनेस मैनेजमेंट,
2 आर्ट बिब्लियोग्राफी मॉडर्न, 3 एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट या 4 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है फुल फॉर्म एबीएम की? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जो कि साइन की गई थी 1972 में अमेरिका के रिचर्ड निक्सन एवं यूएसएसआर के ब्रेजनेव ने इस पर साइन किए थे फॉर 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी डेट एस्टेब्लिश्ड ह्यूमन राइट काउंसिल वाज। मानवाधिकार परिषद की स्थापना करने वाला निकाय कौन सा था? ऑप्शन 1 ह्यूमन राइट कमीशन, ऑप्शन 2 यूएन जनरल असेंबली, 3 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या 4 इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सी वो बॉडी थी जिसने ह्यूमन राइट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यूएन जनरल असेंबली, महासभा। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा ह्यूमन राइट काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी 15 मार्च 2006 को। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को रिप्लेस करके ह्यूमन राइट काउंसिल गठित की गई थी, क्योंकि कमीशन ऑन ह्यूमन राइट पर ये एलिगेशन लगने लगे थे कि ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन विश्व में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से ह्यूमन राइट कमीशन को एबोलिश करके, इसे ख़त्म करके ह्यूमन राइट काउंसिल गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, लिमिटिंग और एबोलिशिंग द वेपन्स इज टर्म्ड एज। हथियारों को कम करने, सीमित करने अथवा समाप्त करने के अधिनियम को कहा जाता है। ऑप्शन 1 डेटरेंस, ऑप्शन 2 आर्म्स रेस, 3 डिसआर्मामेंट या 4 आर्म्स एक्यूमुलेशन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 डिसआर्मामेंट, जिसमें वेपन्स को गिव अप किया जाता है, वेपन्स को पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्योरिटी पॉलिसी डेट इज कंसर्न विद प्रिवेंटिंग वॉर इज कॉल्ड। सुरक्षा नीति यानी युद्ध को रोकने से संबंधित को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 कैटलिस्ट, ऑप्शन 2 इंसाइटमेंट, 3 डेटरेंस या 4 इम्पेडमेंट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 डेटरेंस। डेटरेंस जिसमें एक देश खुद को इतना शक्तिशाली बनाता है, इतने वेपन्स अपनी मिलिट्री में शामिल करता है कि कोई भी कंट्री उस पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। तो इस तरह वेपन्स के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा एक भय, एक डर पैदा करना, जो कि युद्ध को प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर के समय चूंकि दोनों महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और भी तरह तरह के वेपन्स थे, तो दोनों को ये पता था कि इस युद्ध में दोनों का विनाश सुनिश्चित है। तो कोई भी कंट्री युद्ध के खतरों का मोल नहीं लेना चाहती थी, जिस वजह से कोल्ड वॉर कभी हॉट वॉर में नहीं बदल पाया। अब हम देखेंगे कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आएंगे, हेल्थ एपिडेमिक्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? ऑप्शन 1 इट इज़ ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरस, यह वायरस का एक बड़ा परिवार है। ऑप्शन 2 इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस, यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऊपर के दोनों सही हैं। या ऑप्शन 4 1 इज करेक्ट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 या 2 या दोनों या फिर ऑप्शन 1। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 बोथ 2 आर करेक्ट।
ये एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है। इसके अलावा इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ निडोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ऑप्शन 1, व्हेन ए पर्सन स्नेजेस और कॉज ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाई सरफेसेस। जब कोई व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो जो बूंदें हवा में फैल जाती हैं या नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं उनसे। ऑप्शन 2, इफ़ अनदर पर्सन इज नियर बाई एंड इनहेल्स द ड्रॉपलेट्स और touches these surfaces and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get an infection। यदि कोई व्यक्ति किसी संक्रमित के पास है और बूंदों को छूता है, बूंद वाली सतह को छूता है या फिर अपने चेहरे, आंखों और मुंह को छूता है, तो उससे संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन 3, इफ़ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 1 मीटर से कम है। ऑप्शन 4, ऑल द एबव आर करेक्ट। ऊपर के सभी सही हैं। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या इनमें से कोई एक सही है या फिर सभी सही हैं? सभी के पास ये जानकारियां हैं अब कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल द अबव करेक्ट। ये सभी सही हैं। इन्हीं सभी से जो है कोरोना वायरस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। क्या होता है यदि एक व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित है? ऑप्शन 1, अराउंड 80% ऑफ द पीपल विल रिक्वायर नो ट्रीटमेंट एज सच एंड विल रिकवर ऑन देयर ओन। लगभग 80% लोगों को इसके उपचार की आवश्यकता नहीं होती है और वे स्वतः ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन 2, अराउंड लेस देन 20% ऑफ और ए स्मॉल प्रोपोर्शन में नीड हॉस्पिटलाइजेशन। लगभग 20% या उससे एक छोटे अनुपात में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन 3, ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन बेसिकली सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस में नीड एडमिशन इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट ICU। एक बहुत छोटा अनुपात जो मूल रूप से किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है, उसे गहन चिकित्सा इकाई ICU में प्रवेश की आवश्यकता हो सकती है। ये ऑप्शन 4, ऑल द अबव आर करेक्ट। उपरोक्त सभी सही है। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। सभी जानकारियाँ हमारे पास आती रहती हैं व्हाट्सएप या और अदर सोशल नेटवर्क से। सभी की जानकारी है हमें। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन 4, सभी सही हैं। ठीक है, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं हम देखते हैं कि लगभग 80% लोग जो है वो खुद से ठीक हो रहे हैं और काफ़ी कम जो है लोग उनको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता होती है। या फिर कोई जो है पुरानी बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो उनको भी ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी के साथ में पकड़ती है। तो ये भी सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड्स। कोविड-19 किस आयु वर्ग में फैलता है? ऑप्शन 1, कोविड-19 होकर इन ऑल एज ग्रुप। कोविड-19 सभी आयु वर्ग में फैलता है। ऑप्शन 2, कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन। कोरोना वायरस का संक्रमण बच्चों में हल्का होता है। ऑप्शन 3, ओल्डर पर्सन एंड पर्सन्स विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर एट हाई रिस्क टू डेवलप सीरियस इलनेस। बूढ़े व्यक्ति एवं पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति उच्च जोखिम में हैं। ये ऑप्शन 4, ऑल द अबव आर करेक्ट। उपरोक्त सभी सही हैं। सोचिए क्या ऑप्शन होगा इसका। किस एज ग्रुप में तेजी के साथ फैलता है ये? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल आर करेक्ट। ये सभी एज ग्रुप में फैलता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनमें जो है इसका संक्रमण का प्रभाव जो है वो कम देखा गया है। इसके अलावा किसी को पहले से गंभीर कोई बीमारी है या फिर कोई जो एजिड पर्सन है उनमें भी जो है ये तेज़ी के साथ फैलता है। तो सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11th February 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उस बीमारी के नाम की एक आधिकारिक घोषणा की जो 2019 नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बन रही है। रोग का नया नाम क्या है? सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 कोविड-19। इसी नाम से हम इसको जानते हैं, कोई नाम इसमें चेंज नहीं हुआ है और यही नाम इसका ऑफिशियल WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। नोवल कोरोना वायरस के सर्वप्रथम मामले की पहचान कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन 1 बीजिंग, 2 संघाई, 3 वुहान हुबई या 4 तियानजिंग। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, कहाँ पर सबसे पहला कोरोना केस आइडेंटिफाई किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 वुहान हुबई। कहाँ पर है? ये चाइना में है। हम सभी जानते हैं कि चाइना के वुहान से ये वायरस जो है फैला है, ये वहीं से निकला है। 12 जनवरी 2020 को चाइना ने पब्लिकली शेयर किया था कोविड-19 के जेनेटिक सीक्वेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कोरोना वायरस से संबंधित है? ऑप्शन 1 MERS मार्स, 2 SARS सार्स, ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2 दोनों ही सही है क्या? या ऑप्शन 4 नाइदर 1 नॉर 2 दोनों में से कोई भी सही नहीं है। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ये दोनों ही बीमारियां कोरोना वायरस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस आर। नोवल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं। ऑप्शन 1 फीवर, 2 कॉफ, 3 शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या ऑप्शन 4 ऑल द अबव। सभी सही हैं। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। किस तरीके के सिम्टम्स हम देखते हैं कोरोना वायरस के पेशेंट में? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल द एबव। सभी सही हैं। फीवर हम देखते हैं, बुखार आता है इसमें। इसके अलावा खांसी की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सभी लक्षण हम देखते हैं कोविड-19 के पेशेंट में। तो ये थे कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा आप और भी क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं गूगल पर। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दीजिए जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।